हेलो फ्रेंड, नीना एजुकेशन की आज के क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ राष्ट्रपति के बचे हुए जो भाग हैं उनको। जैसे मैं आप लोगों को राष्ट्रपति के अधिकार और कर्तव्य बता रही थी, तो इससे संबंधित इनकी जितनी शक्तियाँ हैं ये मैंने आप लोगों को पिछले क्लासेस में बताया, लेकिन एक या दो क्लासेस में ये पूरा नहीं होता। तो आज की क्लास लास्ट होगी इसकी, जिसमें हम लोग इनकी सारी जितनी शक्तियाँ जो अब बच गई हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। और ये उन सारे स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होगा जो जेपीएससी पीटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि राष्ट्रपति एक ऐसा टॉपिक है पॉलिटी में, इंडियन पॉलिटी में, जो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इनकी आगे की जो शक्तियाँ हम लोगों को पढ़नी है क्या क्या है। तो अब हम लोग आज की क्लास में देखेंगे न्यायिक शक्तियाँ। इनके न्यायिक शक्तियाँ क्या क्या हैं। ये जो आंसर मैं आप लोगों को करा रही हूँ, ये जब एक कंबाइन राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम लोग इस पूरे आंसर को लिख सकते हैं। भले ही ये 2-3 क्लास में मैंने बताया क्योंकि मुझे समझाना था आप लोगों को, लेकिन जब लिखेंगे तो सारे पॉइंट्स लिखने होंगे। और फिर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनसे सेपरेट भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो मैं आप लोगों को आगे आने वाले क्लासेस में बताऊँगी। तो न्यायिक शक्तियाँ क्या हैं, चलिए देखें। तो राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्ति है वो हम लोग वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं सामान्य, सभी की नियुक्ति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, साथ ही साथ अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करते हैं, और हाई कोर्ट के भी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। वह सुप्रीम कोर्ट से किसी भी विधि या तथ्य पर सलाह ले सकते हैं, किसी भी कानून पर वो परामर्श कर सकते हैं, परंतु उच्चतम न्यायालय से यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। वो केवल सलाह ले सकते हैं, वो उस सलाह को मानेंगे या नहीं मानेंगे ये पूरी तरह से राष्ट्रपति की विवेक पर निर्भर करता है। वह किसी अपराध के लिए दोष सिद्धि, किसी व्यक्ति के लिए दंडादेश को निलंबित, माफ़ या परिवर्तित कर सकते हैं। वैसे कोई भी व्यक्ति जिसे दंड मिल गया है तो उसके दंड में परिवर्तन कर सकते हैं, उन्हें माफ़ कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं, उन्हें क्षमादान का, प्राण दंड का या स्थगित करने का उन्हें अधिकार प्राप्त है। कोई भी ऐसा दंड किसी व्यक्ति को मिला है तो वो राष्ट्रपति अगर चाहें तो उन्हें क्षमा कर सकते हैं। ये उनकी क्षमादान की शक्ति है। उन सभी मामलों में जिनमें सज़ा सैन्य न्यायालय में दी गई हो, ये भी एक पॉइंट है। उन सभी मामलों में जिनमें केंद्रीय विधियों के विरुद्ध अपराध के लिए सज़ा दी गई हो, ये सभी वैसे अपराध हैं जिनके लिए जो दोषी व्यक्ति है वो राष्ट्रपति से अपील कर सकता है। जिसे सैन्य न्यायालय में सज़ा मिल गई है तो वो भी राष्ट्रपति को अपील कर सकते हैं, या फिर केंद्रीय विधि के विरुद्ध किसी का अपराध सिद्ध हुआ और उसे सज़ा मिली है, वो भी राष्ट्रपति को अपील कर सकते हैं। उन सभी मामलों में जिसके दंड का स्वरूप प्राण दंड हो, या फिर कोई ऐसा अपराध जिसके स्वरूप प्राण दंड की सज़ा मिल गई हो, फांसी की सज़ा मिल गई हो, तो इसके लिए भी राष्ट्रपति से अपील की जा सकती है। तो यहाँ पर उन्हें ये शक्ति प्राप्त है कि वो उनके दंड को माफ़ कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं या पूरी तरह से क्षमा कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इनकी कूटनीतिक शक्तियों के बारे में। ये सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं, लेकिन संसद की अनुमति से। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मामले होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं, नाम उनका ही होता है, मोहर उनकी ही होती है, लेकिन सब कुछ संसद की अनुमति से होता है। सभी चीज़ें संसद में पारित होने के बाद ही होती हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों व मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे और कूटनीतिक जैसे राजदूतों या उच्च आयुक्तों को भेजता है और उनका स्वागत करता है। वह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रतिनिधित्व करता है देश का, भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, और कूटनीतिज्ञों को
अपने देश से दूसरे देश में भेजता है या यहाँ पर किसी दूसरे देश के आए हुए लोगों का स्वागत करता है, जो उच्चायुक्त हों या राजदूत हों। ये उनकी कूटनीतिक शक्तियाँ हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी किसी प्रकार के काम होते हैं तो उनके ही नाम से होते हैं। फिर सैन्य शक्तियाँ क्या हैं? वह भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। वह जल, थल, वायु तीनों ही सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। इस क्षमता में वह थल सेना, जल सेना और वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति करते हैं। इनके जो प्रमुख होते हैं जल, थल और वायु सेना के, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। वह युद्ध या इसकी समाप्ति की भी घोषणा कर सकते हैं, वो करते हैं। देश में अगर किसी भी देश से, दूसरे देश से या देश के अंदर युद्ध की स्थिति हो तो वो युद्ध की जो स्थिति है उसकी समाप्ति की घोषणा भी करते हैं, किंतु यह संसद की अनुमति के अनुसार होता है। राष्ट्रपति के जितने भी काम होते हैं वो संसद की अनुमति से ही होते हैं। तो ये सैन्य शक्तियाँ उनकी हम लोगों ने देखा। आपातकालीन शक्तियाँ, देखिए ये यहाँ पर हम लोग इतना लिखेंगे, लेकिन ये एक सेपरेट प्रश्न भी होता है। मैंने जैसा कि आपको अभी क्लास के स्टार्ट में बताया, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ एक विस्तृत क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जाता है। तो कौन कौन सी शक्तियाँ हैं? तो 3 प्रकार की हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। ये राष्ट्रपति को मिली हुई आपातकालीन शक्तियाँ हैं, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगा सकते हैं। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 से 365 के अंतर्गत आते हैं। वित्तीय आपात ये अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आते हैं। यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं कि अनुच्छेद का नाम पूछा जाता है कि वित्तीय आपात कौन से अनुच्छेद में आता है, या राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में आता है। तो इस प्रकार से इन सभी को डिटेल से हम लोग इस प्रश्न, जब सेपरेट प्रश्न पूछा जाता है आपातकालीन शक्तियों का वर्णन करें, उसमें लिखेंगे। ये मैं आप लोगों को कराऊंगी क्योंकि ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। अगली जो शक्ति है वो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 123 के तहत किसी विषय पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। यहाँ लिखने में कुछ गलती हुई है। अध्यादेश राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति क्या करते हैं कि अनुच्छेद 123 के तहत किसी भी विषय पर वो कानून बना सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं, लेकिन ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर ऐसा वो कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर कंडीशन क्या होता है कि संसद जब पुनः सत्रारंभ होगा, अर्थात जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, उस स्थिति में अगर कोई कानून बनाना होता है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। लेकिन जब मंत्रिपरिषद का सत्र आरंभ होता है, अर्थात संसद जब फिर से स्टार्ट होती है, तो उसमें 6 सप्ताह के अंदर संसद को इसे जो अध्यादेश जारी हुआ है उसे अनुमोदित करना होता है, उसे पास करना होता है। अगर वो पास हो गया तो वो प्रभावशाली रहेगा, और अगर वो पास नहीं होता है तब क्या होगा कि अन्यथा वो निरस्त हो जाता है, वो प्रभावहीन हो जाता है। तो यह अध्यादेश पारित करने की उसकी शक्ति है। फिर है वीटो प्राप्त करने की, वीटो की शक्ति। तो वीटो की शक्ति क्या होती है? तो 3 प्रकार के वीटो के पावर होते हैं राष्ट्रपति के पास। अत्यंतकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। ये विशेषाधिकार है जिसका प्रयोग वे अपने विवेक से करते हैं। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रपति की शक्तियां ब्रिटेन के सम्राट की शक्तियों के समान है और अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में कम है। भारत के संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में होती है, जिसका प्रधानमंत्री होता है, तथा इन्हें रबर स्टाम्प की संज्ञा दी गई है। राष्ट्रपति जो होते हैं वो रबर स्टाम्प की संज्ञा उन्हें दी गई है, क्योंकि सारे कार्य जो होते हैं वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर होते हैं, और मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अर्थात सारे काम प्रधानमंत्री ही करते हैं राष्ट्रपति के नाम पर। राष्ट्रपति के नाम होते हैं, मोहर होते हैं, वो रबर स्टाम्प की तरह ही उन काम करते हैं, उनकी संज्ञा दी गई है। ऐसा प्रश्न में भी पूछा जाता है रबर स्टाम्प क्या होता है। तो राष्ट्रपति
केवल नाम मात्र के प्रधान होते हैं और बाकी सारे प्रधान के रूप में कार्य कौन करते हैं, तो प्रधानमंत्री काम करते हैं। इनके शक्ति के बारे में कहा गया है कि ये ब्रिटेन के सम्राट के समान है, लेकिन अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं उनकी तुलना में कम है। तो हम लोगों को निष्कर्ष भी लिखना पड़ता है। तो ये इस प्रकार से राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या क्या हैं और उसके अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या लिखना है, ये एक लॉन्ग आंसर के रूप में आप लोगों के पास रेडी हो गया। तो आप लोग इसे फिर से पढ़ें, समझें, नोट करें, और ये जो प्रश्न था ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग किसी अन्य प्रश्न को देखेंगे जो कि जेपीएससी मेंस के ही सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। धन्यवाद।